हेलो फ्रेंड्स, कल हम पढ़ रहे थे फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने पढ़ लिया कंपोनेंट्स एंड फेज। फेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गिब्स फेज रूल। फेज इक्विलिब्रियम में हमने तीन चीज़ें पढ़ ली थी। एक पढ़ना था फेज, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा था कंपोनेंट, वो हमने कर लिया। एंड थर्ड इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है देखना, एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी स्टेट को या किसी भी फेज को डिफाइन करने के लिए हमें जितने वेरिएबल्स चाहिए, जो वेरिएबल चाहिए वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ डिफाइंड वेरिएबल which required to define a phase। किसी फेज को डिफाइन करने के लिए हमें जो वेरिएबल्स चाहिए, जितने वेरिएबल्स की जरूरत होती है, वो उसके क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोस्टली वेरिएबल कौन होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। म्यू क्या है, कंपोजिशन। किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए मोस्टली में तीन वेरिएबल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसका प्रेशर चाहिए और कंपोजिशन चाहिए। जैसे अपनी गैस है, कोई गैस स्टेट है या फेज है, तो उसके लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, तीन चीज, नंबर ऑफ मोल्स, तीन ही चीज होती है ना वेरिएबल्स। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन तीन वेरिएबल हैं जो किसी फेज को डिफाइन करने के लिए चाहिए। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया गिब्स द्वारा, जिसे बोलते हैं गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, मिनिमम वेरिएबल्स जो हमें किसी फेज को डिफाइन करने के लिए चाहिए, उसका फॉर्मूला दिया गया गिब्स फेज रूल, जिसने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम है इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। मैथमेटिकली हम नॉर्मली जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। सी क्या है, कंपोनेंट, और पी क्या है, फेज। पी क्या है, फेज। तो एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो कंपोनेंट ऑफ फेज हम निकालना सीख चुके हैं, इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, दो है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए उसे डिफरेंट करने के लिए, या तो टेम्परेचर एंड प्रेशर या टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन, कोई भी दो वेरिएबल हमें क्या चाहिए, इसे डिफाइन करने के लिए चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो का मतलब कि हमें पास दो वेरिएबल होने चाहिए जो स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखना, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम, मैं एक वन कंपोनेंट सिस्टम ले रहा हूं, यानी कि C इज इक्वल टू क्या है, 1 है। जैसे H2O। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है। वन कंपोनेंट सिस्टम में फेज क्या ले लूं मैं, 1 ले लूं। कंपोनेंट 1 तो होगा ही होगा, इसके लिए 1 फेज ले लूँ, तो फिर F क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। यदि 1 कंपोनेंट है और 1 फेज है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, 2। और यदि F इज इक्वल टू 2 है तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं बाई वेरिएंट सिस्टम। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी सिस्टम की 2 है तो उस प्रकार के सिस्टम को बोला जाता है बाई वेरिएंट सिस्टम। यदि कंपोनेंट 1 है और फेज क्या ले लूँ मैं, 2 ले लूँ, फेज 2। जैसे X की फेज ले लूँ मैं, सिर्फ H2 ले लूँ लिक्विड। 2 फेज का मतलब H2O सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। 2 फेज ले लूँ, तो 2 फेज ले लूँगा तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपोनेंट 1 माइनस 2 प्लस 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, यदि A1 कंपोनेंट की 2 फेज इक्विलिब्रियम में है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत है। या तो टेम्परेचर से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे, या प्रेशर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं यूनिवेरिएंट सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं यूनिवेरिएंट सिस्टम। और यदि फेज इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, फेज 3 ले लूँ, जैसे H2O H2O लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी,
1 माइनस 3 प्लस 2 एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि वन कंपोनेंट की तीन फेज आपस में इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 0, यानी कि हमें किसी भी प्रकार की वेरिएबल जरूरत नहीं होगी, वो एक फिक्स पॉइंट होगा, वो एक फिक्स पॉइंट होगा। इस प्रकार के सिस्टम को बोलते हैं इनवेरिएंट सिस्टम। वो सिस्टम जिसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है उसे बोलते हैं इनवेरिएंट सिस्टम। और वो पॉइंट जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 0, यदि f इज इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा। इस प्रकार के पॉइंट को बोलते हैं अपन ट्रिपल पॉइंट। इस प्रकार के पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। f इज इक्वल टू जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए 0, तीन फेज एग्जिस्ट करे वन कंपोनेंट की, उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो बाईवेरिएंट, यूनिवेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम समझ आएगा। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो उसे बोलेंगे बाईवेरिएंट सिस्टम, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसे बोलेंगे यूनिवेरिएंट सिस्टम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 तो उसे बोलेंगे इनवेरिएंट सिस्टम। देखना इस फॉर्मूले से हम क्या और इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये है f इक्वल टू c माइनस पी प्लस 2। यदि नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज करता हूं, नंबर ऑफ कंपोनेंट में क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, विल ऑल्सो इंक्रीज। रिलेशन पूछ सकता है पेपर में डायरेक्ट, यदि नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज करता हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, नंबर ऑफ फेज क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, नंबर ऑफ फेज इंक्रीज करूंगा तो नेगेटिव होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और तीसरा, फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम एट मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, फ्रीडम डिग्री ऑफ क्या होनी चाहिए 0, f इज इक्वल टू 0, फेज मैक्सिमम इज 3। यदि वन कंपोनेंट सिस्टम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम ले लूँ तो मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इससे समझ में आया कि यदि कंपोनेंट बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इंक्रीज होती है। फेज इंक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीज होती है। और 0 मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैक्सिमम फेज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू भी याद रखना, मिनिमम वैल्यू कंपोनेंट की होती है 1, यानी कि सिस्टम में वन कंपोनेंट होगा ही होगा। फेज होती है 1, एक फेज होगी ही होगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, ये है गिब्स फेज रूल। और उस डायरेक्ट आपको कंपोनेंट निकालना है, फेज निकालना है। एक और होता है रेड्यूस्ड गिब्स फेज रूल। कई बार एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द रेड्यूस्ड गिब्स फेज रूल। ऑफ आपको देता है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और यही फॉर्मूला टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। देखना, फेज रूल, गिब्स फेज रूल क्या बताता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। मैं मान लो कोई कंडीशन क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं पहले ही। इफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कांस्टेंट लाइक एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पहले ही रिड्यूस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि f इज इक्वल टू c माइनस पी प्लस 2। जो कांस्टेंट क्या वो -1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा c माइनस पी प्लस 1। इसे क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड फेज रूल। तो रेड्यूस्ड फेज रूल का फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू c माइनस पी प्लस 1। इसका मतलब क्या है, हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। यदि कंडीशन ले लिया तो कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया या कांस्टेंट प्रेशर ले लिया। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन ले ली तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इक्वल टू c माइनस पी प्लस 1। ये है
गिब्स फेज रूल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये दो क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन, आपको क्वेश्चन दिए फेरस सॉलिड प्लस H2O गैस प्लस Fe सॉलिड प्लस H2 गैस, और इसमें आपको क्या पूछा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, फेज। तो फेज क्या आएगी, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, दोनों की डिफरेंट फेज आएगी, एक इसकी और एक इसकी। ये दोनों क्या है, गैस, तो दोनों की फेज क्या आएगी, 1 आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितनी हो जाएगी, 3। फिर आप क्या निकालोगे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के लिए क्या है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 4 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है, 1 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐप निकल जाएगा C माइनस पी प्लस 2, 3 माइनस 3 प्लस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी सिस्टम के लिए, 2। तो ये अपना क्वेश्चन है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 2, कंपोनेंट्स 3, फेज 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम कॉन्सिस्टिंग ए सॉलिड सुक्रोज इन इक्विलिब्रियम विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। आपको एक तो क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज दे रखा है, और एक आपको दे रखा है सुक्रोज सॉलिड। दोनों आपस में क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में दे रखा है मतलब क्या है, सुक्रोज सॉलिड है वो इक्विलिब्रियम में है सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले तो देखेंगे फेज। फेज देखना, एक तो सॉलिड है, और सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था, जब यदि वाटर में हम किसी डिजोल्व कर दे सॉलिड को, और वो जो इसमें डिजोल्व है सॉल्यूशन बन जाए, तो उसके लिए फेज 1 आती है। इसके लिए तो 1 फेज आएगी, इस सॉलिड के लिए 1 फेज आएगी। तो टोटल फेज कितनी हो जाएगी, 2, टोटल फेज 2। अब देखना कंपोनेंट्स, इसमें कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट में टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना, एक तो अपना सुक्रोज सॉलिड है ना, और एक अपना क्या है, सुक्रोज डिजोल्व है वाटर में। सुक्रोज क्या है, डिजोल्व है वाटर में। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टोटल कितने आ जाएंगे, 3। कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आ जाएंगे, 3, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा 2। ठीक है, फेज 2 कंपोनेंट्स 3। कंपोनेंट्स 3 कैसे है, देखो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, एक तो सुक्रोज सॉलिड है और एक सुक्रोज डिजोल्व है वाटर में। तो वाटर भी एक कंपोनेंट है, एक ये जो डिजोल्व है लिक्विड सुक्रोज है, और ये सॉलिड सुक्रोज है। 3 हो गए ना, सॉलिड सुक्रोज, लिक्विड सुक्रोज और वाटर, 3 हो गए। और इक्विलिब्रियम कंडीशन 1 है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ गए, 2। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ गए 2। अब देखना फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, C माइनस पी प्लस 2, 2 माइनस 2 प्लस 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। तो इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे कंपोनेंट निकालना इंपॉर्टेंट, अपने को 2 दिख रहे हैं कि एक तो सॉलिड और एक्वस। ऐसा नहीं है, एक तो सॉलिड सुक्रोज है, एक लिक्विड सुक्रोज है जो डिजोल्व हो चुका है वाटर में, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, वाटर। तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, -1 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे 2। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, एन एक्वस मिक्स्ड सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड HCl। आपका एक एक्वस मिक्स्ड सॉल्यूशन है NaCl और HCl का, इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एक्वस NaOH सॉल्यूशन। एक्वस NaOH सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज किया गया है। द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द फाइनल मिक्सर। फाइनल मिक्सर में आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देखने हैं। तो क्वेश्चन देखना, पहले आपको स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, NaCl HCl इन वाटर, इन वाटर दिया गया है। तो जो अपने शॉर्ट ट्रिप देखा था, NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में, इसका साल्ट हटा देते हैं। HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में, और वाटर किस में टूटेगा, वाटर कैंसिल हट जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अपने पास Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है, H2O है, ये सॉल्यूशन में है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें NaOH डाला। स्टार्टिंग में अपने पास NaCl HCl का मिक्सचर था, यानी कि Na प्लस आयन है, Cl माइनस है, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन और H2O आयन। उसके बाद हमने इसमें NaOH डाला, और NaOH क्या किया, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो NaOH के लिए रिएक्शन क्या होती है, NaOH प्लस HCl बना के क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O।
तो बाद के सॉल्यूशन में अपने पास क्या आएगा, HCl सारा गायब हो जाएगा और HCl किससे कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl प्लस H2O से। तो बाद के सॉल्यूशन में अपने पास क्या आ जाएगा, NaCl प्लस H2O, यही आएगा ना। HCl सारा का सारा NaH के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेता है, NaCl बना लेता है, और NaCl बना लेता है तो H2 बन जाएगा। तो वाटर में अपने पास क्या आएगा, Na प्लस Cl माइनस H2, 3 ही आयन बचेंगे ना। अब आप आराम से कंपोनेंट, पहले अपने पास था Na प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस H2, अब अपने पास क्या है, Na प्लस Cl माइनस H2, यही है क्योंकि HCl सारा क्या किस में चेंज हो गया, NaCl में। तो अब अपने कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। कंपोनेंट C इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 माइनस आयन्स के लिए -1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, आंसर आ जाएगा 2। यदि यहाँ पे निकालना होता तो आप कैसे निकालते, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आते, 1 2 3 4, 4 माइनस 1, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आते, 3, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, 2। ये देखिए दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फेज कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन आर्गन इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 एंड NO2। आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर है NO2 एंड NO2 का, यानी कि दैट स्ट्रिप NO प्लस O2 NO2 का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, तीनों गैसेज हैं। इसमें इसने क्या किया, आर्गन ऐड कर दी, और अब हमें क्या पूछा है, इसका फेज कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फेज देखना, गैस गैस गैस, आर्गन भी क्या है, गैस, चारों गैसेज का मिक्सचर है, गैसेज का मिक्सचर है, तो फेज क्या आएगी, 1, फेज क्या आएगी 1। कंपोनेंट देखना, कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितनी हो गई, 1 2 3 4, क्योंकि आर्गन इसमें ऐड कर दी तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हो गए, 4 माइनस कंडीशन देखो, आयन्स कुछ है नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी है, 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई तो कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 3। और यदि कंपोनेंट और फेज आ गई, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम तो जस्ट एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, 3 माइनस 1 प्लस 2, 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 4। ये है दिसंबर 2013 का क्वेश्चन। आपको क्या पूछा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखना, पहले इक्विलिब्रियम लिख लिया, उसमें आर्गन ऐड कर दी, तो फेज चारों गैस है 1 आएगी, कंपोनेंट 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स 1 इक्विलिब्रियम कंडीशन 3, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन जून 2013 में पूछा है, ए सिस्टम कंसिस्ट, इसे मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ ताकि सही से लिख सकूँ। ए सिस्टम कंसिस्ट गैसेज H2O2 H2O एंड CO2। H2O को इसने गैस लिख रखा है, H2 प्लस O2 CO2 वेयर अमाउंट ऑफ CO2 इज स्पेसिफाइड। CO2 की अमाउंट इसने क्या कर रखी है, स्पेसिफाइड कर रखी है। एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2H2 प्लस O2 2H2O इज नोन। इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन नोन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए पूछा है। अपने पास सिस्टम क्या है, H2 है, O2 है, H2O है और CO2 है। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। तो सबसे पहले तो फेज, चारों के चारों क्या है, गैस है, लिख रखा है गैस। गैस है तो फेज कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फेज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, चारों गैस है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या है, n माइनस ई। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, n क्या है, 1 2 3 4 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो 4 आ गई। e की वैल्यू क्या आएगी, देखना e इज इक्वल टू 1 तो आएगी, CO2 इज स्पेसिफाइड। 4 चीजें बताई थी। e की वैल्यू 1 आती है आयंस के लिए, आयंस नहीं है। e की वैल्यू 1 आती है इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम नहीं है। e की वैल्यू 1 आती है रिएक्शन के लिए, वो हम देखेंगे। और e की वैल्यू 1 आती है अदर कोई कंडीशन दे रखी है, तो इसमें एक कंडीशन अदर दे रखी है, CO2 इज स्पेसिफाइड। ये कंडीशन लग गई तो इसके लिए e की वैल्यू 1 आ जाएगी। और एक e की वैल्यू 1 आएगी H2 प्लस O2, H2O इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के लिए आएगी तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे, 2। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2, नंबर ऑफ फेज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C क्या आ गया, 2 माइनस 1 प्लस 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2, फेज 1 प्लस 2, ये आ गया 3।
तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्लेसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन। क्लेसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में भी स्टडी करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी करते हैं और फेज इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये अप्लाई होती है फेज इक्विलिब्रियम पे और बात किसकी करती है? एंथैल्पी की। तो इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स में भी स्टडी कर सकते हैं और फेज इक्विलिब्रियम में भी। तो क्लेसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन सबसे पहले तो किस पे अप्लाई होती है? अप्लाइड ऑन फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम मतलब सॉलिड किस में जाए? लिक्विड में। लिक्विड किस में जाए? वेपर में। या सॉलिड किस में जाए? वेपर में। इसे बोलते हैं मेल्टिंग या वेपोराइजेशन। सॉरी, सॉलिड लिक्विड में जाए तो अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन, वेपोराइजेशन और सॉलिड वेपर में जाए तो सब्लिमेशन। तो फेज का ट्रांजिशन यदि हो तो उस प्रकार के इक्विलिब्रियम पे हम कौन सी स्टडी करते हैं? क्लेसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन स्टडी करते हैं। क्लेसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन बताती है रिलेशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। किसके बीच में रिलेशन बताती है? रिलेशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है उसे कौन बताता है? क्लेसियस कैलिब्रॉन इक्वेशन बताता है। हम कोई भी एक इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, मान लिया कि सॉलिड से लिक्विड वाला ले रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, सॉलिड से लिक्विड का ले रहा हूँ मैं। वॉल्यूम क्या है? V1 है, इसका वॉल्यूम है V2। इसकी फ्री एनर्जी G1 है, इसकी फ्री एनर्जी क्या है? G2। इसकी एंट्रोपी S1 है और इसकी एंट्रोपी क्या है? H2। ये मैंने स्टार्टिंग में मान लिया। और वी नोट दैट एट इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या होता है? 0। इक्विलिब्रियम के लिए फ्री एनर्जी क्या? दोनों इक्विलिब्रियम में फेज में डेल जी क्या होता है? 0। दैट्स मीन dg1 इज इक्वल टू क्या होगा? dg2। g1 इज इक्वल टू g2, यानी कि dg1 इज इक्वल टू dg2 होगा। और dg थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? -s dt प्लस v dp, ये पढ़ते हैं ना। तो दोनों को इक्वल करूंगा तो dg1 क्या आ जाएगा? -s1 dt प्लस v1 dp और dg2 क्या आ जाएगा? -s2 dt प्लस v2 dp। ये आएगा ना। मान लिया मैंने एक इक्विलिब्रियम है सॉलिड से लिक्विड में जिसका वॉल्यूम V1 V2 है, फ्री एनर्जी G1 से G2 है, एंट्रोपी S1 से S2 है। इक्विलिब्रियम पे डेल जी 0 होता है तो dg1 का वैल्यू होती है -s dt इज इक्वल टू v dp। तो डेल जी1 ये आ जाएगा, डेल जी2 ये आ जाएगा। दोनों को क्या कर दूंगा? बराबर कर दूंगा। दैट्स मीन -s dt प्लस v1 dp इज इक्वल टू -s2 dt प्लस v2 dp आ जाएगा। दोनों टर्म एक तरफ ले लूँगा, टेम्परेचर की एक तरफ और प्रेशर की एक तरफ। तो v2 माइनस v1 dp इज इक्वल टू s2 माइनस s1 dt आ जाएगा। यहाँ से dp अपॉन dt जो अपने को चाहिए, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये क्या आ जाएगा? s2 माइनस s1 अपॉन v2 माइनस v1 या डेल s अपॉन v2 माइनस v1, ये क्या आ जाएगा? डेल p अपॉन डेल t, डेल p अपॉन डेल t, डेल p अपॉन डेल t की जाएगा डेल s अपॉन v2 माइनस v1। अब देखना अपने पास इक्वेशन होती है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी 0 है, दैट्स मीन डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस या डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी, डेल एच अपॉन टी। तो यहाँ से dp अपॉन dt किसके बराबर आ जाएगा? डेल एच अपॉन टी v2 माइनस v1। ये क्या है?
क्लेसियस इक्वेशन। तो क्लेसियस इक्वेशन क्या आ जाएगी, चेंज इन द प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी V2 माइनस V1। ये क्या है, क्लेसियस इक्वेशन। अब देखना इसके मायने क्या है। 3 इक्विलिब्रियम ले रहा हूं मैं, 3 इक्विलिब्रियम ले रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड यानी कि H2O, सॉलिड से H2O लिक्विड। तो dP अपॉन dP क्या लिखा जाएगा, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल एच, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फ्यूजन। तो क्या लिख दूंगा, डेल एच एफ, डेल एच एफ का मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन टी वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एच अपॉन और टी क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, टी मेल्टिंग पॉइंट V2 माइनस V1। अब देखना एक इंटरप्रिटेशन नोट करता हूँ, इस टर्म के लिए डेल एच, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो एंथैल्पी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। डेल एच क्या है, पॉजिटिव है, टेम्परेचर क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन V लिक्विड क्या है, जब आइस से लिक्विड जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सॉलिड से लिक्विड जाते हैं तो वॉल्यूम होता है डिक्रीज, क्योंकि सॉलिड होता है आइस, बर्फ, बर्फ में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसका वॉल्यूम हो जाता है ज़्यादा, और जब उसे मेल्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और वॉल्यूम क्या आता है, पास आता है। तो V लिक्विड इज ग्रेटर देन, इज लेस देन V सॉलिड, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो dP अपॉन dt इसके लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के बाद है वाटर से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एच एफ अपॉन टी मेल्टिंग पॉइंट वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। और यदि हम वाटर वाले सिस्टम की बात करें तो इसके लिए डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, यदि वाटर सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो। ये आगे हम जो वाटर का H2O का फेज डायग्राम बनाएंगे तब ये चीज़ बहुत काम में आएगी, ठीक है। दूसरा देखना, लिक्विड से किस में जा रहा है, वेपर में, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो इसके लिए डेल P अपॉन डेल T क्या लिखा जाएगा, डेल H वेपोराइजेशन, डेल H वेपोराइजेशन अपॉन T, लिक्विड से वेपर हो रहा है तो कौन सा बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, V गैस माइनस V लिक्विड, ये लिखा जाएगा ना, डेल P अपॉन डेल T इक्वल टू डेल H वेपर वेपोराइजेशन अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट, V गैस माइनस V लिक्विड। यहाँ देखना V गैस इज ग्रेटर देन V लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम गैस का बहुत ज़्यादा होता है लिक्विड से, तो इसे dP अपॉन dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल एच V अपॉन T V गैस लिख सकता हूँ ना, बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरी मैं बात करता हूँ सॉलिड से गैस के लिए, तो डेल P अपॉन डेल T क्या आ जाएगा, डेल H सब्लिमेशन अपॉन T सब्लिमेशन पॉइंट V गैस माइनस V सॉलिड, V गैस माइनस V सॉलिड। जहाँ डेल H सब्लिमेशन क्या होता है, डेल H सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल H फ्यूजन प्लस डेल H वेपोराइजेशन, ठीक है। ये है डेल P अपॉन dt, क्लेसियस कैलिब्रेशन इक्वेशन, अलग अलग सॉलिड से लिक्विड के लिए, लिक्विड से वेपर के लिए और सॉलिड से गैस के लिए। अब हम स्पेसिफाई स्टडी करते हैं लिक्विड से वेपर के लिए। देखना लिक्विड से वेपर, अभी मैंने बताया जब लिक्विड से वेपर जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा, डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल H वेपोराइजेशन अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट, V गैस माइनस V लिक्विड, और V गैस बहुत ज़्यादा है V लिक्विड से, तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल H वेपोराइजेशन अपॉन T बॉइलिंग पॉइंट इंटू V गैस लिख सकता हूँ। और V का क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू RT अपॉन P लिख सकता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन से V इज इक्वल टू RT अपॉन P ये लिखूंगा। तो dP अपॉन dt किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, डेल H वेपोराइजेशन अपॉन
आर टी स्क्वायर इंटू पी। टी क्या है यहाँ पे? बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये लिख दूंगा dP अपॉन पी इज इक्वल टू डेल एच वी अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये आ जाएगा ln p इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस डेल एच वी अपॉन आर टी प्लस सी। इस इक्वेशन को बोलता हूं मैं क्लेसियस इक्वेशन। क्लेसियस कैलिब्रेट नहीं बोलता, इस इक्वेशन को बोलता हूं क्लेसियस इक्वेशन। ln p इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी अपॉन आर टी प्लस सी। यदि लॉग में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2.303 से डिवाइड कर दूंगा। यदि मैं दो टेम्परेचर की कैलकुलेट करूं, T1 पे टेम्परेचर P1 मान लो और T2 पे P2 मान लो, T1 पे प्रेशर P1 है और T2 पे प्रेशर क्या है? P2 है। तो ये क्या हो जाएगा? ln P1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी आर T1 प्लस सी। ln P2 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी आर T2 प्लस सी। और दोनों को क्या कर दूं मैं? माइनस कर दूं। इसे 1 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ और 1 माइनस 2 कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? ln P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। डिफरेंट प्रेशर पे यदि अपने पास टेम्परेचर पता हो और प्रेशर पता हो तो हम डेल एच वेपोराइजेशन निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। समझ में आई? इस इक्वेशन से वॉल्यूम गैस रखा, वॉल्यूम की जगह आर टी अपॉन पी रखा, इंटीग्रेशन किया तो आ गया ln p इक्वल टू माइनस डेल एच वी अपॉन आर टी प्लस सी। अब यहाँ पे अपने पास दो प्रेशर और दो टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर पे प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पे प्रेशर 2 है, तो दोनों रखेंगे। ln P1 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी अपॉन आर टी 1 प्लस सी, ln P2 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी अपॉन आर टी प्लस सी। दोनों को क्या करेंगे? 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ln P1 माइनस ln P2 तो क्या हो जाएगा? ln P1 अपॉन P2। इसी प्रकार इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल एच वी अपॉन आर T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। यानी कि यदि अपने पास डिफरेंट टेम्परेचर हो तो हम डेल एच वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखना ग्राफ कैसे आएगा। ग्राफ मैं लेता हूँ ln P वर्सेज 1 अपॉन टी के बीच में। ln P वर्सेज 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ खींचूंगा तो इक्वेशन देखना y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो नेगेटिव स्लोप और इस प्रकार से लाइन आएगी। इंटरसेप्ट क्या है? c और स्लोप क्या है? नेगेटिव में डेल एच वी अपॉन आर। तो ln P वर्सेज 1 अपॉन टी का ग्राफ कैसा आएगा? नेगेटिव स्लोप माइनस डेल एच वी अपॉन आर स्लोप के साथ ये आएगा। ये है क्लेसियस कैलिब्रेट इक्वेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सब्सटेंस डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 बार केल्विन इनवर्स एट 400 केल्विन टेम्परेचर। आपको डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू दी है 400 केल्विन टेम्परेचर पे। इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर इज 200 लीटर मोल इनवर्स एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नेग्लिजिबल देन द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछिए और आपको डेल पी अपॉन डेल टी दिया है तो अपने को क्लेसियस कैलिब्रेट इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एच वी अपॉन टी, वी गैस माइनस वी लिक्विड, यही होता है। डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू आपको दी है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। डेल एच वी आपको पूछा है, टेम्परेचर आपको दिया है 400 केल्विन, वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम आपको दिया है 200 और लिक्विड का आपको क्या दिया है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल इसे सोल्व करोगे तो डेल एच वी आ जाएगा 640 बार और बार आएगा तो जूल में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 64,000 जूल या 64 किलो जूल। 64 किलो जूल ये है एंथैल्पी निकालना। ये देखिए गेट 2019 का क्वेश्चन है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपाउंड X इज 350 केल्विन। ये है आपका 350 केल्विन।
द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बॉईल एक्स एट 300 केल्विन इज। आपको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन दिया है और आपको प्रेशर पूछा है कि 300 केल्विन पे से बॉईल करने के लिए हमें कितना प्रेशर करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है 350 केल्विन, जिसे मैं मान लिया लेता हूँ T1। T1 पे प्रेशर कितना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के लिए प्रेशर कितना होता है 1 atm, 1 atm यानी कि 760 टोर। आपको T1 दिया है 350 केल्विन, उस पर प्रेशर दिया है 760 टोर। और आपको क्या पूछा है, P2 पूछा है कि क्या प्रेशर रखूं कि ये 300 केल्विन पे क्या हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो P1 P2 और T1 T2 यदि टेम्परेचर देके प्रेशर पूछे और वेपोराइजेशन दे रखा हो तो में से एक लगेगी क्लेसिस-कैलिब्रेन इक्वेशन, क्या हो जाए ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यही होता है ना T1 T2। तो इसे क्या कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, ln P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन आर T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ln P1 कितना है 760, P2 फाइंड आउट करना है, डेल एच कितना दे रखा है 30 किलो जूल, 30,000 अपॉन आर, टेम्परेचर 350 माइनस 300 अपॉन 350 इंटू 300। गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो P2 कितना आ जाएगा आपका 135 टोर, 135 टोर। तो क्लेसिस-कैलिब्रेन इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन करने हैं, आपको यदि प्रेशर देके टेम्परेचर पूछे या प्रेशर टेम्परेचर देके डेल एच पूछे तो क्लेसिस-कैलिब्रेन इक्वेशन लगानी है। ये देखिए दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, 4 नंबर पे पूछा था, द वॉल्यूम चेंज इन ए फेज ट्रांजिशन इज 0। किसी फेज ट्रांजिशन में वॉल्यूम चेंज क्या है 0 है, तो कौन सा करेक्ट ग्राफ है आपको ये देखना है। तो फेज ट्रांजिशन के लिए डेल पी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होती है, डेल एच अपॉन आर V2 माइनस V1। ये क्या है वॉल्यूम चेंज, आपको वॉल्यूम चेंज क्या दिया गया है 0, यानी कि V2 माइनस V1 क्या है 0, V2 माइनस V1 क्या है 0 दिया गया है। ये रखेंगे तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, ये आ जाएगा इनफाइनाइट। अब देखना ये इनफाइनाइट कब हो सकता है, यदि मैं डेल पी की वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या आएगा, यदि डेल पी इफ डेल पी इज इक्वल टू 0 तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा 0, तो पॉसिबल नहीं है। और यदि मैं डेल टी की वैल्यू क्या रख दूं 0 रख दूं तो डेल पी अपॉन डेल टी क्या आ जाएगा इनफाइनाइट जो होगा, यानी कि डेल टी क्या होगा 0, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा 0। तो इस ग्राफ में देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ है यहाँ, इस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ग्राफ कौन सा आ जाएगा ये वाला, डेल पी अपॉन डेल पी इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब कांस्टेंट क्या जाएगा ये वाला। ठीक है, ये ग्राफ आएगा। दूसरा आप ये देख सकते हो डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू थीटा। तो यदि पी और टी का ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ क्या है पी और टी का, तो इसका स्लोप कौन बताता है इस ग्राफ का, देखना ये तो पहला मेथड था। दूसरा क्या है, इसी से यहाँ से यदि इतना आ गया और आपको समझ में नहीं आया तो पी और टी का स्लोप कौन बताता है डेल पी अपॉन डेल टी, ये किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है ना। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास इनफाइनाइट है, तो थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि पी और टी का स्लोप क्या होना चाहिए 90 डिग्री ये। लेकिन इसमें इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते, तो ये तरीका सही है, डेल पी अपॉन डेल टी इनफाइनाइट आना चाहिए। इसका मतलब क्या है डेल टी क्या होगा 0, डेल टी 0 होगा तभी तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। तो डेल टी 0 मतलब ये ग्राफ है। ये है क्लेसिस-कैलिब्रेन इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। थैंक यू।